वाराणसी नगर निकाय चुनाव में के अंतर्गत हम लोग इसमें खड़े हैं वार्ड नंबर 44 सारनाथ में। और हम आपको बता दें कि काफ़ी जनता से बातचीत के दौरान हमारी मुलाकात जो है कि यहाँ के पार्षद के प्रतिनिधि सुरेंद्र राजभर जी से होने हैं। इसमें वर्तमान समय मीरा देवी यहाँ की पार्षद हैं और काफ़ी समस्याओं को लेकर के, काफ़ी चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला इसकी मैं जानकारी दे दें कि इसके पहले ये सारनाथ वार्ड 35 नंबर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस समय जो है 44 कर दिया गया है। और 44 के बाद जो है कि प्रतिनिधित्व के रूप में सुरेंद्र राजभर जो है कि यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनसे जानेंगे इस वार्ड में अभी भी क्या क्या समस्याएं रह गई और किन किन समस्याओं को लेकर के आने वाले समय में वो कार्य करने जा रहे हैं और चुनाव की भी उनकी तैयारी है, उसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आप लोग जो है 10 साल की जो है कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वार्ड का 44 नंबर को, जो कि 35 नंबर पहले था, अब 44 हो गया है। कुछ क्षेत्र इसमें नए जुड़े हुए हैं, तो आने वाले समय में आपकी क्या योजना है, कैसे जो है कि अपने क्षेत्र में विकास करेंगे? निश्चित रूप से बताएंगे। पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे दें कि भैया कम से कम मीडिया से संबंधित आप हमारे यहाँ तक आए हैं और इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। समस्या तो भैया देखिए, राजनीति में तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ समस्या होती रहती है और मैं आपको बता रहा हूँ उसके पहले पूर्व में ये सारनाथ वार्ड नंबर जो 33 के वर्तमान में यहाँ पार्षद हमारी जो है मिसेज हैं मीरा देवी के नाम से, और हम उनके जो है जन सहयोगी। सारनाथ सन 62 से नगर निगम जो है ये शामिल था, तो सन 62 से काफ़ी एरिया जो है ये उत्तरी विधानसभा में काफ़ी जो है पिछड़ा वार्ड था। तो कहीं ना कहीं राजनीति में मेरे अंदर लालच जिससा दिखा तो हम राजनीति में आए और काफ़ी जब से हम कार्यकर्ता हुए हैं हम तो लगभग काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्षेत्र को विकास भी कर रखे हैं। और पिछले क्या है कि हमने आपको बताया कि सन 62 से नगर निगम में सारनाथ क्षेत्र में अब तक कोई सीवेज पाइप ही नहीं पड़ा था और इसके पहले भी पूर्व में कई पार्षद रह चुके। ये हमारा जो है 6वां ये आपका मेरी पार्षदी थी और अब वर्तमान में 7वां पहल पे चल रहा है। तो इसके पहले जो इतना पिछड़ा वार्ड था कोई सीमा नहीं है, पर रह गया कि हम अपने कार्यकाल में जहाँ एक लाइट भी नहीं थी, अपने कार्यकाल में जो भी हम उपलब्ध हो सका काफ़ी बढ़ चढ़ के मैं इस क्षेत्र में पूरा लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, मतलब ऐसा है कि कुछ न कुछ करते रहते हैं। माननीय अपने शासन के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हमारे रविंद्र जायसवाल जी हैं, वाराणसी के महापौर मृदुला जायसवाल जी हैं, हम उनके कार्यक्रमों द्वारा काफ़ी अच्छा और हम अपने सांसद निधि द्वारा जो भी हमारा पहल बनती है हमेशा जो है लगन के साथ निष्ठापूर्वक क्षेत्र में चल के विकास करता रहता हूँ, आज भी करूँगा। और हमारे कार्यकाल में तो 2 साल महामारी का भी बेस देखने के लिए मिला, 2 साल तो लोग घर से निकले ही नहीं। उसके बावजूद भी हम लोग ने अपने शासन के बल पे, प्रशासन के बल पे जैसे भी हो सका हर विभागों में जाकर निवेदन करके, निवेदन के आधार पे पूरे क्षेत्र में हमने विकास कार्य किया और विकास कार्य करते रहेंगे। अभी आपने कहा कि आपका क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा रहा, ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सारनाथ विश्वविख्यात जगह है जी, ठीक है। बनारस में अगर कोई आता है तो सबसे पहला सारनाथ का भी नाम एक जुड़ा रहता है जी जी। इसको तो बहुत पहले से जो है कि लोगों ने के दिमाग में था, विकसित भी किए और क्षेत्र भी अच्छा रहा। बुद्ध जी की धर्मस्थली कर्मस्थली रही है और काफ़ी विदेशी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो इस नज़रिए से जो है कि पिछड़ा तो पहले से नहीं था, लेकिन जो है कि जो कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है, आप लोगों के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं सारनाथ के इर्द गिर्द जहाँ पर उनका है सारा विकास है, लेकिन हम गलियों में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है जी। पहले क्या था कि सारनाथ एक टूरिस्ट प्लेस था, तो सारनाथ में पर्यटन संबंधित जो भी विकास होते थे उन पर्यटन स्तर पे होता था, क्षेत्र के गलियों में नहीं होता था। आज भी अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे स्थान हैं जो गलियों में चलकर हम खुद पीड़ित होते हैं कि अभी तक यहाँ कार्य नहीं हो पाया। और इसके पहले हमने आपको बताया कि पिछले सन 62 से लेकर अब तक जो भी कोई पार्षद हुए हैं भाई, जितनी उनकी इच्छा रही, जितनी उनकी मजबूती रही, वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए थे नहीं किए थे, मैं उनका शिकायत नहीं करता। पर मैं अपने कार्यकाल में मैं ये चीज़ दावे के साथ कर सकता हूँ कि काफ़ी बढ़ चढ़ के मैंने अपने क्षेत्र में विकास किया हूँ। चाहे आप बेनीपुर देख लीजिए, आप जो है परशुरामपुर क्षेत्र में आप चले जाइए, मेरा मोहल्ला गुरुपुर जाता है उसको देख लीजिए, आप चले जाइए सारंगनाथ कॉलोनी में उसमें देख लीजिए, आप गंज में चले जाइए, आप चले जाइए, आप जो है किसरिया बुद्धनगर कॉलोनी में चले जाइए, बुद्धा सिटी में चले जाइए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे वोटों पे कम से कम चढ़ बढ़ कर अब तक 27 से 28 करोड़ रुपए का मैंने खुद धनराशि
सारनाथ में लाकर विकास कार्य किया हूँ। और बाकी उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कम से कम सारनाथ में कम से कम निश्चित रूप से कम 4000 आवास यहाँ पारित हुआ है, जो हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी लेकर लोगों के पारित कराते हैं, उनका भी निर्माण कार्य होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ के काम करते हैं और क्षेत्र को भी आश्वासन। और देखिए कि मैंने आपसे कहा कि अगर एक गुलाब का फूल जैसे ही आप तोड़ने जाएंगे जरूर कुछ ना कुछ पत्ते झड़ते रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत प्रकार के कुछ ना कुछ कहे जाते हैं, तो हम इतना सुनकर चलेंगे तो हम लोग क्या क्षेत्र के जो है समाज का नेतृत्व करेंगे। इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हम अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं इस तरीके से करते रहेंगे। यदि आपका कृपा हुआ तो निश्चित रूप से इस बार भी हम लोग का जो है आरक्षण आने के बाद जो भी सीट होंगे पार्टी की तरफ से जिनको भी नेतृत्व मिलेगा हम लोग फिर चढ़ बढ़ के भाग लेंगे और फिर यहाँ अपने तरीके से उपस्थित होकर कार्यकर्ता रहेंगे। अगर आपको जनता जो है कि चूज करती है तो अभी कौन कौन सा ऐसा जो है कि क्षेत्र रह गया जहाँ पर आपको विकास कार्य प्राथमिकता तौर पर करने हैं? जी, जैसे अभी देखिए थोड़ा कष्ट होता है बेनीपुर हमारे बूथ पे काफ़ी अच्छा चढ़ बढ़ के हमको वहाँ के जनता ने जन सहयोग किया था और बेनीपुर में हमने कई प्रस्ताव बनाकर भेजे थे, भी वो सेक्शन नहीं हो पाया, मुझे भी कष्ट है। और वर्तमान में वो मेरे क्षेत्र से ही कट गया, अब भाग में नहीं था पहले ये चीज़ भी। और एक नवापुरा जो है, नवापुरा एक क्षेत्र था, वहाँ भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो रुकी हुई थी, वहाँ भी नहीं हो पाई। तो भाई 2 साल तो ऐसे ही महामारी चली गई, जो भी फाइलें लगाए थे अब कहीं ना कहीं वो बाधित में हो गया। और कहीं ना कहीं फिर चढ़ बढ़ के जो नए क्षेत्र अभी हमारे में नए क्षेत्र जुड़े हुए, जैसे आपका मोहिया हो गया, नानूपुर हो गया, अभी हमारे क्षेत्र के लिए नया हो गया। और हम उसमें भी प्रयास करते हैं कि जो भी वहाँ के कार्यदार जो रुके होंगे अगर हमको मौका मिला तो निश्चित रूप से इन सब क्षेत्रों में हम जरूर विकास करेंगे। बाकी कुछ ऐसे स्थान है जहाँ नहीं हो पाई हैं, उससे भी पूर्ण कर देंगे अगर मुझे 5 साल और मौका मिला तो। शौचालय बनाने की बात है, लेकिन आज भी आपके क्षेत्रों में कुछ लोगों की शिकायत मिल रही है कि जो है कि हमारे तक व्यवस्था नहीं होती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे मैं दावे के साथ करता हूँ कि यहाँ पे का मतलब ये जो शौचालय बनाने के लिए जो पारित कराया गया था, मतलब मिला जुला के नगर निगम द्वारा संबंधित हम लोग ने पारित भी कराया, लोगों को पैसा भी गया 10,000 तक, पर लोग निर्माण नहीं कराए, तो मेरी कौन सी देश है? नहीं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा बाथरूम बना हुआ था, लैट्रिन बाथरूम बना हुआ था, उसका फोटो खींच करके गया हुआ है, लेकिन जो है कि आज तक कुछ हम लोगों को नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये क्या है कि लॉकडाउन से पहले ये स्कीमें थी लोगों को, पर यहाँ पे क्या है कि अब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व द्वारा जो आवास जो पारित हो गया वो उनके खुद के मकान में ही वो लैट्रिन बाथरूम किचन वगैरह सब उनमें एडजस्ट कर दिया कि इसलिए नगर निगम से यह शौचालय का जो है प्रतिशत बंद हो चुका था। और प्रयास था कि जब अगर ऐसी स्कीम चलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग ने लाभार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। हम लोग आपके क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, अभी आपने आवास की बात कही है, कुछ ऐसे भी हमारे पास लोग मिले जिनको हम आपको वीडियो कर दिखाएंगे तो आप कहेंगे नहीं वास्तव में लोगों को छप्पर की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है। आज भी वो लोग जो है कि किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग अभी भी बचे हुए हैं आपके क्षेत्र में? मेरे हिसाब से तो अभी जैसे भाई 100% तो पूर्ण रूप से कार्य तो हुए नहीं है, मतलब मिला जुला कर आप जान लीजिए तो भी ये 5% ऐसे व्यक्ति बचे हुए हैं जो बेचारे आज भी पीड़ित है। और उनके लिए हम लोग भी अप्लाई करने के लिए भी कहते हैं कि ऑनलाइन, जैसे अभी ऑफलाइन जब होता था तो हम लोग भी फार्म रिसीव करके भाई डूडा संपर्क द्वारा अधिकारियों से करके हम लोग करा भी देते थे। अभी क्या है कि ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन भी अपना फार्म भरवा सकते हैं। और वो शासन की चीज़ें भाई शासन में जाएगी, अगर पारित होंगी तो निश्चित रूप से लाभार्थी को उपलब्ध होगा। निधन जी, हमको ये बताएं आप कि जैसे कि हर ग्राम पंचायत में आपके जो भी एरिया आते हैं वहाँ पर राशन की व्यवस्था कराई है, लेकिन शिकायत हम लोगों को ये मिल रही है कि कुछ लोगों का यूनिट पूरा नहीं मिलता है कोटेदार द्वारा, तो क्या ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, क्या ऐसी शिकायत आप तक पहुँची है? जी वो भी बता देते। दरअसल में क्या होता है, जो यूनिट कट जाती है, जो लाभार्थी होते हैं वो अपनी आधार कार्ड लेकर रसद विभाग संपर्क नहीं करते हैं। यदि वो संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी नाम को जो है सम्मिलित कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए तो जो है कि आपका और कोटेदार सारे लोग मिल करके ये सब प्रक्रिया करते हैं। जी दरअसल में रसद विभाग का आप कुछ नॉर्मली नियम कुछ एक अलग सा ही है। क्या होता है कि लाभार्थी एक परिवार में अगर 4 कार्ड बनवा लेते हैं तो सारी यूनिट को जुड़ो के लेकर चलते हैं। कुछ ऐसे भी लाभार्थी होते हैं, नॉर्मली देखिए नियम कई प्रकार की होती हैं, पर कुछ बनती कुछ और तरीके से है। पर हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जिनका कटा हुआ वो अपना आधार कार्ड लेकर आएँ, जो इनकी यूनिट पर नाम हो उनका यदि कटा हुआ है, यदि कोटेदार नहीं दे रहा है तो चढ़ बढ़ कर भाग लेकर हम उनको दिला देंगे। जल जीवन मिशन अभी पूरे देश में जो है कि बहुत जोरों से चल रहा है, लेकिन आज भी आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था जो है कि सही ढंग से नहीं पहुँच रही, इसके लिए कौन जिम्मेदार? दरअसल में क्या है कि जो अभी हमारे यहाँ गंगा
द्वारा यहाँ पे आपको एक स्टीपी बैठाई गई है जो जल व्यवस्था के लिए सारनाथ में आपको पता ही होगा। एक स्टीपी लगी हुई, उसी से पूरे जो है उड़ना इस पार जो पानी जाती है। जैसे में मेन लाइन पाइप डाल दिया गया है मैनुअल, जो 30 मीटर तक हर घर को सप्लाई दिया गया था। उसमें अप्लाई भी था, निःशुल्क लग भी रहे थे कनेक्शन, पर जो मेन रोड से 30 मीटर तो दायरे में आते हैं उनका लगा हुआ है। बाकी जो मैनुअल गलियां हैं सब DPR बन के गई है और शासन की मंशा है। शासन से अगर पारित होगी तो निश्चित रूप से उस लाभार्थी तक हम लोग पहुँचाएंगे। पानी की भी व्यवस्था हर जगह नहीं होती है क्या? पानी की व्यवस्था भी तो लगभग जो गांव है, जैसे जो पुरानी बस्तियां हैं, जो पुरानी पाइपलाइन पड़ी हुई वही है, और उससे क्या है कि जो पड़ी हुई जितने लोग ले सकते हैं लेते हैं। बाकी यहाँ तो स्वयं अपना कुछ हैंडपम्प से बाकी ऐसे अपना पर्सनल यूज करते हैं। और ये है थोड़ा प्रॉब्लम कि हर गलियों में पेयजल की उपलब्ध व्यवस्था कराई जाएगी, क्योंकि DPR गया है और सिकेट को बैच में अगर टेंडर होने के बाद उस कार्य को करा दिया जाएगा। जो पाइपलाइन पड़ी हुई है आपकी जल निगम की भी, तो वो भी ध्वस्त हो चुका है या किसी कारणवश? नहीं, ऐसे कुछ डूडा द्वारा जो पिछले सन 2012 में जो काम हुए थे, कुछ ऐसे जो मिनी ट्यूबवेल लगाए गए थे उससे सप्लाई देने की बातें थी, पर डूडा द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वो शासन उस समय अलग था, उस समय वो निरस्त हो गया। इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अभी जो सारनाथ में जो स्टीपी बैठाएगी, इनके द्वारा पानी हर लाभार्थियों तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि बताया हमने कि वो आपका भी मेन लाइन पाइप डाली गई है, मैनुअल गलियों में भी नहीं डाली गई। यदि मेन गलियों में जब डल जाएगी तो सारे लाभार्थियों को पानी निश्चित रूप से मिलेगा। क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालयों पर, ठीक है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन जो लोगों को PMDA मिलता है, ठीक है, उसमें जो है कि आप लोगों द्वारा क्या भागीदारी कराई जाती है और लोगों को सही ढंग से सारा कुछ मिलता है, तो या कहीं से शिकायत आती है आपके यहाँ? दरअसल में क्या है कि देखिए, विद्यालय संपर्क द्वारा हम लोग संपर्क किए। नगर निगम से पहले ये विद्यालय यहाँ पे जो भी थी, नगर निगम में ये शामिल, जैसे कभी आपको नए क्षेत्र आएंगे, एक सिंहपुर क्षेत्र पड़ता है, तो सिंहपुर भी इस समय नगर निगम में जुड़ गया है। वहाँ एक विद्यालय चलती थी, तो वो आपका जो है एक NGO द्वारा चलाई जाती थी। एक हमारे यहाँ परशुरामपुर में विद्यालय थी, वो भी NGO द्वारा वहीं चलाई जाती थी। और एक आपको भी नया क्षेत्र जब बड़ा हुआ तो मोहैया में एक विद्यालय है, तो विद्यालय में हम लोग जाते हैं, तो विद्यालय में जो विद्यालय के मार्फत जो भी व्यवस्था आती है निश्चित सारे बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके, आपने काफ़ी सवालों के जवाब भी दिए और काफ़ी चीज़ें जो है कि आपके क्षेत्र में अभी भी अधूरी पड़ी हुई, जो कि सारनाथ एक पर्यटक स्थल और विश्व विख्यात स्थान है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो भी पार्षद बने, आप बने चाहे कोई और बने, उस स्थान को अच्छा बनाए, ताकि वो अगल बगल अगर कोई भी पर्यटक आता है, गलियों का भी दौरा करे, तो उनको अच्छाई दिखनी चाहिए, बुराई नहीं दिखनी चाहिए। साफ़ सफाई का माहौल बनाएं। आप अपने क्षेत्र के जो भी सफाई कर्मी हैं या जो सुपरवाइजर सफाई कर्मी वालों के, उनको आप दिशा निर्देश दीजिए कि हर गली में, हर मोहल्लों को साफ़ सफाई रखें, क्योंकि आपका जो एरिया है वो सेंसिटिव एरिया है और हर लोग वहाँ पर आते हैं, और विदेश से लेकर के, देश से लेकर के सब लोग वहाँ पर जाते हैं। तो मेरा आपसे जो है कि एक ही रिक्वेस्ट है कि सारी चीज़ों को लेकर के आप ध्यान दें। अभी मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को? हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश देते हैं कि जो भी आधे अधूरे चीज़ें बची हुई हैं, और थोड़ा सा नगर निगम का आप जान ही रहे हैं कि पहले ये बड़ा वार्ड था, कर्मचारी हमारे पास कम थे, तो इतनी गलियां हैं कि हर गलियां में प्रतिदिन तो कार नहीं हो सकती। दूसरे तीसरे निश्चित रूप से प्रयास रहेगा कि जहां पे ऐसी भी व्यवस्था है उसको भी हम दुरुस्त करा सकते हैं और उसे करके दिखा भी सकते हैं। और ऐसे कराने के लिए हमने मांग पत्र भी 10 कर्मचारी का भी दिया कि ऐसे कुछ बड़ा वार्ड है, हमें भी जरा कर्मचारी कुछ बढ़ाया जाए, जो क्षेत्र में और साफ सुथरा हो और सुंदर हो और स्वस्थ हो। यही मेरा कहना है। अभी हमारी बातचीत जो है कि सुरेंद्र राजभर जी से हो रही, पार्षद प्रतिनिधि, जो कि काफ़ी अनुभवी भी हैं और 7-8 साल से जो है कि प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है कि अपने जनता से भी दरख्वास्त की है कि आने वाले समय में सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा। मिलते हैं किसी अन्य वार्ड में और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में, और हम जनता से रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।